आइए आज हम आपको मिलवाते हैं जनपद मऊ के एक ऐसे कद्दावर नेता से जो संघर्षों के बल पे अपनी पहचान बनाए और आज बिना सांसद विधायक मंत्री हुए भी जनपद को अरबों रुपए की सौगात दिलाए। उनसे उनके जीवन के संघर्षों की कहानी जो कहीं ना कहीं जनपद के लोगों को जाननी चाहिए कि बिना पद पे आए भी सेवाएं की जा सकती है और लोगों के बीच में रहकर सम्मान बनाया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने बड़े नेता कद्दावर नेता जनपद मऊ के श्री देव प्रकाश राय जी से। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। नेताजी, बहुत बार आपका नाम आया है और जहां भी जनपद में समस्या पैदा हुई वहां पे कोई नेता पैदा होकर और वहां पे संघर्ष करने के लिए आया तो उसका नाम था देव प्रकाश राय। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है। बचपन से ये भाव मेरे मन में है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। लोग कुर्सियों के लिए लालायित हैं, मैं कुर्सी के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहता हूँ। मैं कुछ चाहता हूँ कि काम हो। कई बार आपने चुनाव भी लड़ा लेकिन पता नहीं जनपद के लोगों को किस मोमेंटम की राजनीति कर रहे हैं और कैसे वोट करते हैं, समझ में नहीं आता। मैं छोटी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, सिर्फ विधानसभा का। उसके पहले जिला पंचायत वगैरह का लड़ा। एक बार जिला पंचायत श्रीमती जी थी। मैं MLA का चुनाव तो बस एक बार लड़ा। वो अब्बास लड़ रहे थे और यहाँ जो है फागू चौहान जी लड़ रहे थे। तो इन लोगों में हिंदू मुसलमान का जो है, जानते ही हैं आपकी, हिंदू मुसलमान का फैक्टर जी वो चला। उससे चलते जो है मैं चुनाव हार गया। अच्छा, क्या लगता है कहाँ से आपने संघर्ष को शुरू किया और यहाँ तक लेके आए? मैं इंटर में पढ़ता था बापू इंटर कॉलेज में। तो वहाँ प्रिंसिपल थे बाबू रामदास राय जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। बापू इंटर कॉलेज के स्टाफ रूम में, मतलब अध्यापक रूम में, शौचालय, लैट्रिन रूम, बाथरूम था। लेकिन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए शौचालय और बाथरूम नहीं था। तो मेरी पहली आवाज़ वहीं जो है डिबेट ख़त्म, प्रेयर ख़त्म हुआ तो मैंने आवाज़ उठाया, प्रिंसिपल साहब से कहा कि हमारे विद्यालय में जो है लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दूसरे ही दिन से उन्होंने जो है गड्ढा खुदवा करके 4 सीट में लैट्रिन रूम और बाथरूम बनवाया। मेरी राजनीति की शुरुआत शौचालय से हुई है। जिस बात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी 50 साल बाद बोल रहे हैं शौचालय, वो मेरे दिल में 50 साल पहले थी। मैंने अपने विद्यालय से शौचालय की राजनीति शुरू किया और शौचालय बन गया, तब से मैं लगा हुआ हूँ। कई बार कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसको आपको पब्लिक के लोगों से जानने को मिला। क्या सरवा के तरफ जाने वाले रोड पर भी आपने कभी संघर्ष किया था? कोपागंज से भातकोल को रोड जाती है, चिश्तीपुर घाट है छोटी सरजू पर। वहाँ 77 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। और प्रोफेसर रामजी सिंह साहब का घर उसी रोड पर आगे अलिहासपुर गांव में था, कोयरिया पार्क के आगे। उन्होंने उस नाले पर जो है एक लकड़ी के पुल का मतलब शुभारम्भ कराया। वो पिलर गड़ा जब तक जो है, तब तक सरकार गिर गई 80 में। सरकार के गिरने के बाद जो है वो 6 साल तक वो खंभा उसी तरह खड़ा रह गया। न उस पर स्लीपर लगा, न उसकी रेलिंग बनी। और हज़ारों लोग बरसात के दिनों में आते जाते थे, पानी हलते थे। बहुत कठिन समय था वो। मैंने आजमगढ़ के कलेक्टर को नोटिस दिया कि अगर ये पुल नहीं बनेगा, पूरा नहीं होगा, तो मैं 15 जुलाई 86 से भूख हड़ताल करूँगा। वो पुल नहीं बना। मैं कोपागंज में भातकुल मोड़ पर अनशन पर बैठ गया। 5वें दिन उस ज़माने के आजमगढ़ के कलेक्टर पंकज अग्रवाल आए और आकर के उन्होंने मुझे जूस पिलाया और जूस पिला करके अनशन तोड़वाया, पैसा दिया, उस सब स्लीपर लग गया। करीब 15-20 साल तक वो पुल चला। फिर उसके बाद जो है पक्के पुल का ये हुआ। अभी जनपद में तमाम नेता और सांसद और विधायक हुए, लेकिन अभी एक ओवरब्रिज चर्चा में है जिस पे अरबों रुपया आपके प्रयास से आया है और वह निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं आपके जान को भी खतरा पहुंच गया है। देखिए, जान तो सबकी जानी है, ऐसा नहीं है कि मेरी ही जानी है। खतरा कुछ नहीं है, खतरा सब भगवान के ऊपर है। मैं 2015 में वैभव श्रीवास्तव DM थे। मैंने उनसे मिल करके कहा कि ये जो है बहुत बड़ी समस्या है, इसका आप जो है कोई हल निकालिए, पुल बनवाइए, अंडरपास बनवाइए, जो भी बनाना हो बनवाइए, लेकिन इसको हल करा दीजिए। उन्होंने बैठक वगैरह कराया लेकिन हल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार का असहमति के आधार पर मैंने वापस हो गया। सहमति नहीं बनी शासन में। जब वो आ गया वापस तो उसके बाद जो है
मैंने क्या किया कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के यहाँ एक RTI लगाया है। उनसे पूछा कि 0B क्रॉसिंग मऊ का जो क्रॉसिंग है उस पर अंडरपास और ओवरब्रिज क्यों नहीं बन रहा है, दोनों में से जो भी सुलभ हो बन जाए। तो उन्होंने जवाब दिया महाप्रबंधक ने कि यहाँ जो है क्रॉसिंग पर सहमति नहीं बन पा रही। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की सहमति पत्र जारी न करने के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब वो जवाब आ गया तो मऊ में जो बैठकें हुई थी उसके पहले उनकी सक्रिय कार्यवृत्ति मैंने RTI से लिया, फिर वो कागज़ लेकर के मैं गया हाई कोर्ट। 4/5/18 को उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट माननीय DB भोसले साहब और सुमित कुमार साहब की खंडपीठ ने 4/5/18 को ये आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, जिला प्रशासन को कि जिलाधिकारी मऊ और DRM वाराणसी बैठक करें संयुक्त और उस पर निर्णय लें कि यहाँ क्या बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, अंडरपास बनेगा। फिर वो जो है बैठक हुई 26/18 को और 21/7/18 को जो है जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि 95 करोड़ रुपया इसकी लागत आएगी। इसमें 296 अतिक्रमणी हैं जिन्होंने आगे सड़क में बढ़ करके घर बनाया है, उनको हटाने की और 95 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाए। वो जा करके शासन में अटक गया, सहमति नहीं जारी हो पाई वहाँ 2 साल करीब। फरवरी 20 में जो है हाई कोर्ट में तारीख थी, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या मामला है, काम शुरू हुआ? मेरे वकील ने कहा कि नहीं सर, काम नहीं शुरू हुआ। फिर डांटा चीफ जस्टिस ने, जब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के दौरान कार्यालय बंद थे, लोगों का आना जाना बंद था, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग को खुलवा करके उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कराया। फिर उसके बाद जो है प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने जो है राजाज्ञा जारी करते हुए सहमति पत्र भेज दिया पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को 8/4/20 को कि हम इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए सहमत हैं। सहमति पत्र जारी हो गया, फिर दौड़ने लगे लोग, उसका काफ़ी विरोध होता है। अभी 10 तारीख को फिर तारीख है, अभी 10 को हाई कोर्ट में तारीख है। काम भी चालू है, एक तरफ कुछ लोग लगे हुए हैं उसको रोकने के लिए भी। फिर जो है दौड़ने लगे लोग, कुछ दिन के लिए रुका, फिर मिलते मिलाते मैं भी ऊपर तक गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार तक। उन्होंने मेरी बात को सुन लिया। मैंने कहा कि अब आपके शहर में आपने अपने मंदिर की दुकानों को तोड़वा करके रोड चौड़ा करा दिया, धर्मशाला रोड को चौड़ा करा दिया, पुलिस लाइन की दीवार को तोड़वा करके गोरखपुर को चौड़ा करा दिया, और मेरा मऊ बजा रहा है। एक समस्या है, हम लोग का आप वही के लोग रोक रहे हैं, ठीक ना। तो बाबा के दिल में बात आ गई, कोई मैं जाता था तो ठीक ना। क्या भाजपा के ही लोग लगे थे? अब सब तरह के लोग हैं, भाजपा ही कैसे कहा जा सकता है, भाजपा ही नहीं, उसमें सभी लोग हैं। 296 है ना, तो 296 एक पार्टी के तो हो नहीं सकते, सभी पार्टी के लोग उसमें लगे थे लोग, मतलब हो गया। बाबा ने उसको जो है जारी कर जिस दिन में, हाँ, फिर उसके बाद 99 करोड़ 88 लाख का वो जारी हो गया, स्वीकृति जारी हो गई, 21 करोड़ रुपया आ गया, काम शुरू हो गया, अब वो चल रहा है काम। लोग कहते हैं कि पद पे जाएंगे तभी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो बिना पावर के नहीं कर पाएंगे। ये करब आप कहाँ से ला दिए? मैं सहरोज के पास छोटी सरजू में 0.250 पर सन 2000 में 97 से लेकर के 2000 तक मैं 5 बार हाई कोर्ट गया। मैं हाई कोर्ट से लड़ करके सहरोज में मोहन घाट पुल बनवाया, 8163/2000 रीट पिटीशन, लास्ट रीट मेरी थी 5वीं, उस पर पैसा दिया सरकार ने, पुल बन गया। फिर उसके बाद मैंने जो है भावरकोल और हिलसा के बीच में 2010 में मैं लड़ते लड़ते राज्य सूचना आयोग गया। कहेंगे आप राज्य सूचना आयोग क्या करेगा? राज्य सूचना के दरबार में जो है माफ़ी मांग करके जो है प्रमुख अभियंता उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और विशेष सचिव सिंचाई विभाग सत्यवीर सिंह आर्य और कोई वर्मा जी थे प्रमुख, माफ़ी मांग करके निकले लोग और कहे कि नहीं राय साहब मैं आपका पुल बनवा दूँ, ठीक ना। लड़ने की देखिए, जैसे पहलवान लड़ते हैं, किसी का काला जंग सध जाता है, किसी का पट सध जाता है, ठीक ना, किसी का धोबिया पाट सध जाता है, उसी तरह से विकास के बारे में मेरे दाव सध जाते हैं। मैंने कुछ सीखा है, ठीक ना, इन 50 वर्षों में अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कुछ सीखा है कि कैसे कौन दाव लगाऊंगा, कौन सा कांटा गड़ाऊंगा। तो कहीं मुलायम सिंह यादव वाला दाव तो नहीं लगा देते? नहीं, मुलायम सिंह की तो पार्टी में मैं था ही, मैं तो लोकदल का एक ही अखाड़े के, मुलायम सिंह भी मेरे ही अखाड़े में, वो बड़े पहलवान थे। लोकदल का मैं भी कार्यकर्ता, वो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नेता थे, वो भी चौधरी साहब के वो भी अनुयायी थे। अब ऐसा नहीं, दाव तो हम लोग सीखते थे, पहले तो राजनीति में दाव सिखाया जाता था कार्यकर्ताओं को, अब दाव नहीं सिखाया जाता है, अब तो कार्यकर्ताओं को माल लाओ और टिकट ले जाओ, ये सिखाया जाता है। क्या लगता है राजनीति का जो है स्तर पहले की अपेक्षा गिरता जा रहा है?
जो भी राजनीति में गिरावट आ रही है इसके लिए बड़े नेता जिम्मेदार हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े दल जो एक तरफ तो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, देश बनाने का सपना लोगों की आंखों में सजोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे निकम्मे लोगों को, ऐसे कर्तव्यहीन लोगों को मैदान में उतार करके जनता से अपील करते हैं कि इन्हें वोट दे दो। जब आदमी अनुभवहीन है, एक अफसर एक चपरासी रखता है तो कहता है कि टेस्टेड है या नहीं है, ये पानी गिलास साफ करके लाता है कि नहीं लाता है, ठीक ना। और देश की सेवा 10 लाख 20 लाख की जनता की सेवा करना है, उसे कुछ एक दरखास्त लिखने भी नहीं आता है, उसको टिकट दे दिया और जीत कर जाएगा, क्या करेगा बताइए। जीत कर जाएगा, उसे कुछ एक दरखास्त लिखने का ढंग नहीं है तो क्या करेगा वो जीत कर जाकर। तो आखिर में पार्टियां देती क्यों है ऐसे लोगों को? पैसा लेती हैं, जातीय आधार है, उनकी जात का वोट उनको चाहिए। और पैसा में देखिए, जात का आधार तो कमज़ोर है, असल बात लेन देन। जातियों में भी जो कहा जाता है कि पिछड़ी जात गरीब जात के हैं, गरीब जातियों में भी गरीबों को टिकट नहीं मिलता है। जो पद पर बैठ चुका है, जो मालदार है, जिसने मलाई काटी है, उत्तर प्रदेश सरकार में रहा है बड़े बड़े पदों पर, जिसके पास पैसा है वो अंदर से पैसा ले जाकर देता है बड़े नेताओं को, और बड़े नेता पैसा लेकर के उसे टिकट थमा देते हैं। उसी जात के कमज़ोर आदमी को, चरित्रवान आदमी को, ईमानदार आदमी को, अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलता है। तो क्या जब पार्टियां कहते हैं कि जातिवाद नीचे है और जब टिकट देना होता है तो ऊपर से जात का फैक्टर काम करता है, तो जात नीचे है कि ऊपर है? जात ऊपर है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, दरोगा घूस ले नहीं सकता जब तक कप्तान घूस न ले, कप्तान घूस ले नहीं सकता जब तक आईजी घूस न लें, आईजी घूस ले नहीं सकता जब तक मुख्यमंत्री घूस न लें, और मुख्यमंत्री घूस ले नहीं सकता जब तक प्रधानमंत्री घूस न लें। ये हमारे चौधरी चरण सिंह का जो है अमृत वाक्य था। वो हमेशा कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, नीचे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ऊपर का अफसर टाइट है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके दफ्तर में कोई घूस ले ले। ये समय तो कहीं ना कहीं जो तहसीलों में है, थानों पे है, दलाली का अड्डा बन गया है, और कहीं ना कहीं आम पब्लिक बार बार अपने कामों को लेकर परेशान है। उसको लेके क्या करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में रंगबाजी, गुंडई, दबंगई, हत्या का बोलबाला था ना, ख़त्म हो गया ना, ख़त्म है ना जी। आज की तारीख में बहुत कम है ना, कम है जरूर है। बीज का नाश नहीं होता है, लेकिन कम हो गया है। अगर कोई गोली मारता है तो उसके भी सीने में गोली लग रही है, उसके भी घुटने में गोली लग रही है ना। तो उसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से अनुरोध करता हूं कि आपकी असली विजय तब मानी जाएगी जब भ्रष्टाचार पर आप जो है विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से गरीब जनता कराह रही है। ये सच है कि आपने गुंडे बदमाशों पर कब्जा कर दिया, लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते जनता कराह रही है। इसको रोकना है, और मुझे पूरा यकीन है कि देखिए 2027 के चुनाव से पहले बाबा जो है भ्रष्टाचारियों के कलेजे में किल्ला गाड़ने के लिए तैयार हैं, और बाबा जो है इस समय भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भ्रष्टाचारी जो है, बड़े बड़े लोग जो है रिश्वत लेते हुए तेज़ी से जेल जा रहे हैं। अभी आजमगढ़ में एक लेखपाल 1 लाख रुपया लेते हुए गया। मैं रोज़ अखबारों में पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है, तो रफ्तार बढ़ रही है। और बाबा जान गए हैं कि अगर इसको हमने कंट्रोल में नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। मऊ में जो चुनाव हुआ और जो परिणाम आया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मऊ का चुनाव और परिणाम क्या है, मऊ कराह रहा है। बनारस और गोरखपुर के बीच में मऊ सिसकियाँ ले रहा है। इसके आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं है। कहने के लिए तो यहाँ मंत्री हैं, एक साथ 3 मंत्री हैं, लेकिन तीनों मंत्रियों के लिखने पर भी पूरे चुनाव भर दौड़ते रह गए ये मंत्री। और कोपागंज से कसारा जाइए, कोपागंज ब्लॉक मुख्यालय है, नेशनल हाईवे और शहीद रोड को जोड़ने वाली एक कोपागंज कसारा रोड है। आज 3-4 साल से वो इतनी ख़राब है कि चलने लायक नहीं है। किस बात के मंत्री और किस बात की नेतागिरी? जब बड़े बड़े लोग दौड़ा करते हो सड़कों पर, वो सड़कें बर्बाद हैं, जलने लायक नहीं हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या कहा जाए? बात समझ में? उसी का परिणाम है, ये जनता जो दे रही है उसी का परिणाम है। जाति समीकरण चाहे लाख बना लेंगे लोग, लेकिन अगर जनता की भरपूर सेवा नहीं होगी, अगर चलने लायक सड़कें नहीं होगी, नहरों में पानी नहीं होगा, नहरों की सफाई नहीं होगी, किसानों को समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो जनता जो है उसका खामियाजा सरकार को दे देगी। क्या लगता है आने वाला समय मऊ का?
देखिए, मऊ में कोई ऐसा नेता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के एक घटक दल, सहयोगी दल का सदस्य हूँ, लेकिन राजनीति जो है दहाड़ने की चीज़ है, ललकारने की चीज़ है, मांगने की चीज़ है। बिना मांगे हक नहीं मिलता है। बिना मांगे, बिना रोए बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती है ना? बिना रोए माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। ऐसी परिस्थिति में मऊ में कोई ऐसा नेता नहीं मुझे दिखाई दे रहा है जो बाबा जी की आंख में आंख डाल करके बात कर सके और कहे कि आपके गोरखपुर में इतना विकास हो रहा है, बनारस में विकास की आंधी चल रही है, और हमारे मऊ में एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं खुला। हमारे मऊ की नहरों में पानी नहीं है। शारदा नहर, खंड 32 आजमगढ़ रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। रोजाना शारदा का इंजीनियर लिखता है ऊपर फैजाबाद के एससी को कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। खेतों में पानी नहीं, सड़कें गड़बड़। अब बाबा के ज़िले में जाइए, देखिए गोरखपुर में बांधों का बाबा निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। हमारे मऊ में हेलीकॉप्टर तब उतरता है जब सरकार का चुनाव होता है। तो मैं कहता हूँ, बाबा से अपील करता हूँ, देखिए मैं बुझे दिल से राजनीति नहीं करता और न मुझे राजनीति से कुछ लेना है, इसलिए मैं सच्ची बात कहने से गुरेज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं बाबा के तले दबा हुआ है या मैं किसी अपने पार्टी के नेताओं के तले मैं ये बात चौधरी चरण सिंह से भी कहता था। मैं लड़का था, लेकिन मैं चौधरी साहब से मिलता था। मेरे जैसे कार्यकर्ता की अगर मैं कहूँगा कि चौधरी साहब से मैं मिलता था तो लोग कहेंगे कि भाई उस समय क्या थे, लेकिन चौधरी साहब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। और मैं चौधरी अजीत सिंह से कहता था, वो मेरी बात सुनते थे। और मैं ये बात कह रहा हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर में हथकड़ी रेख करके दौड़ा करिए। हेलीकॉप्टर में क्या? हथकड़ी रखवा करके दौड़ा करिए। और जाइए गांव में, पूछिए किस गांव में विकास के कौन कौन से काम हुए हैं, चलो मौके पर दिखाओ। कलेक्टर कप्तान को जब हेलीकॉप्टर उतरने वाला हो तब बताइए, कहिए कि मैं इस गांव में चलूँगा। मौके पर एसओ एसपी सब हों, जांच कराइए। सिर्फ 10 गाँव में उत्तर प्रदेश के उतर जाएगा हेलीकॉप्टर। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, ये जो लोग लूट कर रहे हैं गाँव में, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, फिर पैसा निकाले फर्जी। आज गाँव में लूट का वातावरण बना हुआ है। गाँव में विकास के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसे लूट रहे हैं लोग। नहरों में, बांधों में, सड़कों में। अयोध्या जैसे पवित्र धाम पर बनी हुई सड़क टूट गई, जहां बाबा हर महीने जाते थे। देखिए, सच्चाई को स्वीकार करना है और सच्चाई पर कड़े कदम उठाने हैं। और सस्पेंड किया ना बाबा ने, कलेजे में किला गाड़ देना है अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के, इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ बड़े नेता देव प्रकाश राय जी, और खुल के